हम बोल रहे हैं विविध भारती से। पेश है प्रोग्राम कोविड-19 स्पेशल। कोविड-19 स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं भारतीय विज्ञान प्रसार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट निमिष कपूर से। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। श्रोताओं, कोविड-19 से हम सब संघर्ष कर रहे हैं, सब अपने अपने ढंग से कुछ प्रयास कर रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं इस दिशा में? क्या कुछ ऐसी पद्धति विकसित की जा रही है? उस पर क्या काम चल रहा है? इस बारे में जानकारी लेकर हाजिर है हमारे साथ विज्ञान प्रसार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट निमिष कपूर जी हमारे साथ हैं। निमिष जी, कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार मैम, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं इस दिशा में? जी देखिए, देश में बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों से भी आह्वान किया है कि वो कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाएं, और उस पर भी देश में काम शुरू हो चुका है जी। और एक मैं यहाँ पर आपको जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में रक्त प्लाज्मा थेरेपी पर देश में काम शुरू हुआ है। जो कोरोना से जो पीड़ित, जो काफी जिनमें सघन तरीके से जो ग्रसित हो गए हैं कोविड-19 से और गंभीर हालत में हैं, उनके इलाज के लिए इस पद्धति को स्वीकृति मिली है। देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके अंतर्गत त्रिवेंद्रम में एक राष्ट्रीय संस्थान है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो जो चित्रा इंस्टीट्यूट है, एक ब्लड प्लाज्मा थेरेपी पर काम करना शुरू किया है। और इसको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उससे भी अनुमति मिल गई है। तो ये एक बहुत नायाब थेरेपी है जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि श्रोता इसके बारे में जाने। जो भी कोरोना वायरस है या कोई भी रोगजनक जो सूक्ष्म जीव है, जब हमारे शरीर में पहुंचता है, हम जब उससे संक्रमित हो जाते हैं, तो हमारा जो शरीर का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधी तंत्र, वो एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई घुसपैठिया हमारे इलाके में आता है तो हमारी पुलिस के खोजी कुत्ते उसकी तरफ तलाश में निकल पड़ते हैं। जी हाँ, यानी सैनिक तैयार हो जाते हैं। जी, तो शरीर के भीतर भी जब भी कोई बाहरी बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश करता है तो हमारा जो प्रतिरक्षी है या जो एंटीबॉडी है, ये उसको पहचानते हैं और उसके संक्रमण से निजात दिलाने में मदद करते हैं। वो सक्रिय हो जाते हैं। जी, वो सक्रिय हो जाते हैं। जो ये प्लाज्मा थेरेपी है, इसमें क्या होता है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उनकी जो प्रतिरक्षी तत्व हैं उनके खून में, उनके ब्लड में, उनके खून को लेकर दूसरे जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर में डाला जाता है कि बीमार व्यक्ति जो प्रतिरक्षा मजबूत हो सके और वो वायरस से सामना कर सके। इस पद्धति पर काम हो रहा है। जी, एक बार फिर से स्पष्ट करें। जो सही हो गए हैं तो उनकी बीमारी से हम ब्लड निकालते हैं और उनकी जो एंटीबॉडी हैं, उनके जो प्रतिरक्षी हैं उनके ब्लड में, वो हम उसमें से निकालकर रोगी व्यक्ति के शरीर में डालते हैं। तो आप इसमें जो एंटीबॉडी है ये क्लियर हो गया, या इसको हम समझ, विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी जो हमारी रक्षा करते हैं, और इनको वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम है बी लिम्फोसाइट नाम की जो हमारी रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उस समय खून से में बनती हैं। और अब ये वायरस, क्योंकि कोरोना एकदम नया वायरस है और अभी हमारा शरीर इसके आक्रमण को सामना करने के लिए सक्षम नहीं हुआ है, लेकिन जिन रोगियों का इलाज कोविड-19 से ग्रसित जिन लोगों का इलाज हो रहा है और जो क्वारंटाइन में जा रहे हैं और जो भी वो दवाइयां ले रहे हैं डॉक्टरों की देखरेख में, उससे वो जब स्वस्थ हो जाते हैं तो लगातार उनके ब्लड सैंपल का 28 दिनों तक परीक्षण किया जाता है कि हाँ, क्या उनके ब्लड में कोई और रोगजनक तो नहीं है, क्या कोई बीमारी का लक्षण तो नहीं है। जब ये पुष्टि हो जाती है कोविड-19 से जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है और अब उसमें उसके रक्त में कोई भी कोरोना वायरस के सिम्टम नहीं है और उसके अलावा भी किसी रोग का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब उसके रक्त को रोगी व्यक्ति के लिए उपचार में लाया जाता है। और ये उपचार कैसे होता है, जैसे कि मैंने बताया, इस ब्लड प्लाज्मा पद्धति में जो कोविड-19 बीमारी से उबर चुके लोग हैं, जो रोगी शरीर से रक्त लेते हैं, जिसमें से सीरम को अलग कर लिया जाता है। तो उनका परीक्षण वायरस को बेअसले
एंटीबॉडी तत्वों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब ये समझें कि जो बीमारी से उबर चुके जो मरीज हैं, क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बन चुके होते हैं जो कोरोना वायरस से लड़ चुके होते हैं। जी हाँ। तो वो फायदा हमारे रोगी व्यक्ति को मिलता है उसके एंटीबॉडी का। जी। तो उस प्रचुर एंटीबॉडी से युक्त जो सीरम है या ब्लड सीरम है, उसको कोविड-19 बीमारी से जो ग्रसित है जो मरीज, उसके शरीर में चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से बीमार व्यक्ति एक तरह से हम कहें कि एक कृत्रिम प्रतिरक्षा, एक सिंथेटिक डिफेंस, यानी कि हम उसमें एक तरीके से विकसित करते हैं उसकी प्रतिरोधक क्षमता कि कैसे वो लड़ सके। बिल्कुल। जो बीमारी से उबर चुके लोग हैं उनका 2 सप्ताह तक उनको इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद लगभग 1 महीना तक उनको रक्त के परीक्षण किए जाते हैं कि ये बीमारी उनमें दोबारा तो नहीं उबर रही है। फिर ये जब पुख्ता हो जाता है कि वो एकदम उबर चुके हैं कोविड-19 से, उसके बाद ही जो है उनके रक्त को निकाला जाता है और रोगी व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। यानी कि उपचार के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी। अब यहाँ पर जो श्रोता है उनके मन में एक और भी सवाल आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये टीकाकरण से कैसे अलग है? बिल्कुल यही सवाल है। जी। जो वैक्सीनेशन होता है, तो वैक्सीनेशन पे तो अभी काम देश में और दुनिया में शुरू हो चुका है। जी हाँ। लेकिन ये थेरेपी वैक्सीनेशन से ऐसे अलग, जैसे इसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन एक सीमित समय के लिए होता है। अब जब हमें वैक्सीन लगाई जाती है तो वो वैक्सीन का असर हमारी पूरी जिंदगी में रहता है। जी हाँ। बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है और तो उसका एक प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी का एक तंत्र विकसित होता है और वो पूरी जिंदगी उस बीमारी से लड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस का असर, जो भी ये सीमित समय के लिए ये आया है ये वायरस पूरी दुनिया में, तो सीमित समय के लिए ये थेरेपी काम करती है। जी। और लेकिन टीकाकरण में जब कोई भी व्यक्ति किसी वायरस से संक्रमित होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज का उत्पादन जो है वो लगातार हो जाता है और वो पूरे जन्म चलता है, पूरी जिंदगी चलता रहता है। लेकिन ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, इसका प्रभाव केवल तभी तक रहता है जब तक इंजेक्ट की गई एंटीबॉडी हमारे ब्लड में मौजूद है। 1980 में जर्मन चिकित्सक हुए हैं एमिल वॉन बेहरिंग। जी। एमिल वॉन बेहरिंग ने उस समय डिप्थीरिया से ग्रसित खरगोश में इसका कारगर इलाज किया था। अच्छा। जो खरगोश डिप्थीरिया से सही हो चुके थे, उनका ब्लड सीरम निकालकर डिप्थीरिया से ग्रस्त जो रोगी खरगोश थी उसमें डाला गया था। अच्छा। और वो सही हो गए थे। और इस काम के लिए बेहरिंग साहब को वर्ष 1901 में चिकित्सा के पहले नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो वाकई अपने आप में अनोखा काम था और जिसको उन्होंने कर दिखाया। अगर हम बात करें निमिष जी की ये वायरस से लड़ने के लिए कितना कारगर है, ये सचमुच मतलब पूरी तरह से सही है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अभी तक बैक्टीरिया के संक्रमण से लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे जैव प्रतिरोधी दवाएं मौजूद हैं, लेकिन वायरस से लड़ने के लिए अभी भी कोई भी बहुत इफेक्टिव एंटीवायरल दवाएं हमारे पास नहीं है। अच्छा। और न ही इसका वैक्सीन अभी तक उपलब्ध है। जी हाँ। और जब वायरस का प्रकोप होता है तो उसका सामना करने के लिए हमारे पास कोई और विकल्प है नहीं अभी फिलहाल। इसलिए जो ये रक्त प्लाज्मा थेरेपी है, इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि अब इस बीमारी का सामना करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। और सीरम का उपयोग पहले भी वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए किया गया है। वर्ष 2009 और 10 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस की जो महामारी फैली थी, उसके रोगियों के इलाज के लिए भी इस पद्धति का उपयोग किया गया था और उसमें सुधार भी देखा गया था। अच्छा। तो अब ये वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने में और जो हमारा डेथ रेट है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी, ये संभावना की जा रही है। और 2018 में इबोला के प्रकोप के दौरान भी ये थेरेपी प्रभावी देखी गई थी। ये तो बहुत बड़ी खबर है और एक आशा की किरण दिखती है। लेकिन एक बात मन में फिर भी शंका आती है निमिष जी कि ये सुरक्षित है? जी, अभी तक जो चुनौतियां हैं मेडिकल की दृष्टि से देखें तो ये सरल नहीं है। अच्छा। जो मुख्य बीमारी है कि जो कोविड-19 से उबर चुके लोग हैं, उसमें महत्वपूर्ण मात्रा में जो प्लाज्मा प्राप्त करने की जो कठिनाई है उससे भी जुड़ी है, क्योंकि ब्लड जो रक्तदान है या जो हम इसमें रक्त प्राप्त करेंगे उसकी भी एक यहाँ उम्र है कि हाँ इस उम्र के व्यक्ति से आप ये ले सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए भी आवेदन किया गया है कि उस आयु सीमा में छूट दी जाए ताकि ये ब्लड प्राप्त हो सके जो कोविड-19 की बीमारी से लोग सही हुए हैं। अच्छा। और
अधिकांश ये देखा गया है कि इस बीमारी में जो हमारा जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, वो ज्यादा प्रभावित होते में आते हैं जी, क्योंकि उनमें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है जी, और जाहिर है कि फिर उनसे हम ले नहीं पाते प्लाज्मा, उनसे हम ब्लड नहीं ले सकते हैं। तो एक ये भी यहाँ पर समस्या है। तो ये इस तरह की चुनौतियां हैं और इसके लिए जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने लिखा भी है, हमारे अथॉरिटीज हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी लिखा गया है कि रक्तदान के मानदंडों में छूट दी जाए और उसमें उम्र में कटौती के लिए आवेदन किया गया है, ताकि इस वक्त जो महामारी है उससे निजात मिल सके। जी जी। ब्लड डोनेशन की बात फिर आती है, यानी कि उन्हें देना होगा जो ठीक हो गए हैं, है ना? तो आप तब यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं श्रोताओं को? देखिए, ब्लड डोनेशन के लिए तो हमेशा से लोगों को प्रभावित किया जाता है, लेकिन इसमें ब्लड डोनेशन जो है हर एक व्यक्ति से नहीं मांगा जा रहा है। इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों का ब्लड जो अभी हाल ही में उससे स्वस्थ हुए हैं, जो रोगी थे और वो अब उनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं, उनका ब्लड चाहिए होगा, जो हमारे बीमार व्यक्तियों को सही करने के लिए। हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक हो चुका है, और क्या वो स्वयं इस बात के लिए आगे आ सकता है? अगर आना चाहता है तो कैसे संपर्क करे, कहाँ आए? इस काम के लिए आगे आ सकता है और इस काम के लिए उसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पर जो ईमेल है वहाँ संपर्क करना होगा। और सबसे अच्छी चीज जो ये संस्थान है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबद्ध संस्थान है जी। उसकी वेबसाइट में जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं और आप उनसे जुड़ सकते हैं और किसी रोगी व्यक्ति की सहायता हो सकती है। यानी कि जो अभी कोरोना वायरस से ग्रसित थे और पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। फिर डॉक्टर ये बताएंगे कि क्या उनका जो रक्त है परीक्षण किया जाएगा और उनको लगभग 28 दिन का समय इसमें देखा जाता है कि हाँ कोई फिर से उनको कोई रोग तो नहीं पनप रहा है और उनकी सारी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आ रही हैं जी। और उसमें जैसे कि आपकी बात से लग रहा है कि कुछ उसका जो आयु सीमा भी निर्धारित है वो भी देखनी होगी, और उन सब चीज़ों पर आप कितने खरे उतरते हैं तब आप ये दे सकते हैं। चलिए, फिर भी जो बातें चल रही हैं और जिस तरह से आप लोग शोध कर रहे हैं उस पर और कार्य हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कुछ नई निकल कर ज़रूर आएंगी। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम इससे छुट्टी पा लेंगे और कुछ न कुछ रास्ता और अच्छा निकलेगा। इससे संबंधित कुछ और भी आप सावधानियां बताना चाहते हैं निमिष जी? बिल्कुल। देखिए, एक तो अफवाहों पर ध्यान न दें। बहुत सारे नुस्खे और बहुत सारी जानकारियां हमारे सोशल मीडिया में लगातार आ रही हैं। जी हाँ। जो जिनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं, उसमें कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे खबरें वायरल हो जाती हैं कि ये खाने से कोरोना नहीं होगा और ये पी लेने से ऐसा नहीं होगा। तो वो चीजें हम अवॉइड करें, ऐसा बिल्कुल ना करें तो बेहतर है और इन खबरों से बचें। और सबसे अच्छा है कि हमारे भारत सरकार के जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जी, उसकी वेबसाइट पर जाएं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर जाएं, वहां जाकर आपको पुख्ता प्रमाणित जानकारी मिलेगी। उसके बाद आप उन तथ्यों को पढ़ें, जानें और फिर उस तरह का व्यवहार आप करें। और जो सभी से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, 2 से 4 मीटर की दूरी बनाकर रखें और जब भी घर से बाहर निकलें अपने मुंह को, नाक को तौलिए से, गमछे से या मास्क से ढक कर रखें। अपने हाथ को साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें जी। और ये सारी सावधानियां बहुत जरूरी हैं और अफवाहों से बचें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। यानी कि हमारी 100 जरूरी जानकारियों के बीच में अगर एक गलत जानकारी है तो वो ज्यादा विस्फोटक हो सकती है, ज्यादा घातक होती है जी। अब सैनिटाइजर का प्रयोग की बात है तो सैनिटाइजर का प्रयोग किसी ठोस सतह को साफ करने के लिए होता है। हमारे हाथ पे हम सैनिटाइजर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम सैनिटाइजर को स्प्रे करते हैं पूरे शरीर पर तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो हमारे आंख है या होंठ है, कान है, उनको नुकसान कर सकता है। तो सैनिटाइजर का प्रयोग केवल जो ठोस सतह है, हाथ है, उस पर करें। और सबसे अच्छा है कि अगर हम गर्म पानी से, साबुन से अपने हाथ धोते हैं, वो दी बेस्ट है। दिन भर में 15-20 बार साबुन से हाथ धोते हैं तो वो हम जारी रखें, उसको हम सैनिटाइजर से रिप्लेस ना करें। बहुत अच्छी बात पर ये बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारतीय विज्ञान प्रसार के प्रिंसिपल साइंटिस्ट निमिष कपूर से ये बातचीत अभी आपने सुनी। इनसे बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। अब आज का कोविड-19 स्पेशल यहीं तक। आप सुन रहे थे कोविड-19 स्पेशल।